वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। दोपहर 1 बजे से चर्चा हो रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना वक्फ बिल को लेकर ज़्यादा गंभीरता दिखाई है। ये बिल पार्टी के इंटरेस्ट का नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, इसलिए मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, कहीं बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, कहीं एयर इंडिया बिक गया है, कहीं केरला सिनेमा आ गया है। ये सब चर्चा को डिले करने की कोशिश की जा रही है। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इस पर बोलने के लिए और इसके समर्थन में खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है। पक्ष विपक्ष की तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को राज्यसभा में जमकर गरजे और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप पर भी पलटवार किया। अनुराग ठाकुर के बयान पर खड़गे ने कहा है कि ये बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं साबित कर दें, मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मेरे पास 1 इंच भी वक्फ की जमीन है। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाने के लिए नेता सदन की तरफ से माफी मांगने की भी मांग की है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो लोकसभा में कहा है कि वो गलत है, वो माफी मांगे। मेरे पास वक्फ की 1 इंच जमीन भी नहीं है। Devegowda ji was with me. I was with him. Then you made your point. Sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से।
और मुझे ये लगाते हो। कन्फाइन टू द पॉइंट सर। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ। अरे अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, One second, honorable जात नहीं member. बोलता। Leader और of the जात- opposition, please sir, you have made your points. No, no, this is very. I appreciate- Sir, I condemn it. So I want your protection. Yes, yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. This is my demand. One second. वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि दोनों सदनों में गरीब मुस्लिमों की बहुत चिंता हो रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों इससे डरे हुए हैं। बैरिस्टर जिन्ना ने भी मुस्लिमों की इतना चिंता नहीं की थी। मुझे लगता है कि जिन्ना की आत्मा कब्र से उठकर रिजुजी की शरीर में घुस गया है। उन्होंने कहा कि जब भी बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा आता है तो 2, 3, 5 दिन आप चर्चा कर लेते हो। आपको मुस्लिमों की चिंता कब से होने लगी है? थैंक यू वेरी मच सर। ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर जो बिल है, जब ये टेबल किया गया तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि ये देश धर्मशाला नहीं है और हम धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये देश को धर्मशाला बनाना किसी का मकसद भी नहीं है और कोई बनने भी नहीं देगा। लेकिन ये देश जेल भी नहीं है। ये देश जेल भी नहीं, अगर धर्मशाला नहीं है तो ये देश जेल भी नहीं है। हमको तो ये कौन बोल रहा है? बाला साहब ठाकरे कौन है? क्या है? Please, 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 इधर से please, कुछ भी कमेंट करते हैं वहां से। please. नहीं, हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्या है? आपको क्या मालूम है? आप 10 बार पार्टी बदलने वाले ये लोग हैं। संजय राउत जी, है, ये घुसखोर है। संजय राउत जी, प्लीज, हमने आपको इंटरप्ट किया है क्या? प्लीज, प्लीज। कमेंट्री रोको, मेरा Okay. टाइम अभी शुरू हो गया। तो 10 साल से ये देश के लोगों को एक तरह से जेल में रखा गया है। लेकिन अब जो विदेश से लोग आएंगे वैलिड पासपोर्ट पर, वैलिड वीजा पर, उनको भी शायद ये कानून जेल में रखना चाहता है। हर जिस तरह से कंडीशंस लगा दिए हैं, जिस तरह से उनके ऊपर फोर्सफुली बहुत से एक्ट लगा दिए हैं, तो यहाँ लोग धीरे धीरे टूरिस्ट भी आना बंद करेंगे। इस प्रकार के कठोर कानून यहाँ लगाए गए। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हाँ, ये कानून चाहिए। हम नहीं चाहते कि देश में कोई इलीगल तरीके से रहे, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को जो अवैध है वहां, उनको हाथ पांव में जंजीरें बांधकर आर्मी के प्लेन में यहां भेज दिया, इनह्यूमन तरीके से। ये कानून पास होने के बाद अगर इस देश में अमेरिकन कोई इलीगली रहता है तो उसी तरीके से हाथ पांव में जंजीरें बांधकर वॉशिंगटन में भेज दीजिए। ये आपका कानून रहेगा और ये करना जरूर है, तो आपका कानून है। सर प्लीज, प्लीज। पूरे देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी 3 करोड़ से ज्यादा है, उनको निकालना जरूरी है। और ये मूवमेंट सबसे पहले मुंबई में हमने शुरू किया था, आपको मालूम होगा। हम है, सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने आवाज दिया था कि यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं रहेगा। ये हम लोग हैं जो उनके साथ मुंबई में। यहाँ क्या है सर, बिल में जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 कहता है कि जो फॉरेनर यहाँ आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो कहाँ ठहरेगा, उसकी मूवमेंट कंट्रोल करेगा। वो किस होटल में ठहरेगा, कहाँ घूमेगा, कहाँ जाएगा। अगर कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई डिप्लोमेट है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर कोई डिप्लोमेट्स है, कोई स्टूडेंट डेलीगेशन है, कोई जर्नलिस्ट है,
देश में आता है और किसी प्रमुख नेता को मिलना चाहते, चाहे सोनिया गांधी जी को मिलना चाहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को मिलना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे साहब को मिलना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं उनको मिलने जा रहा हूं, अगर वो आपको अलाउ करेगा आप मिलो, आप अगर वो मना करते हैं सरकार तो आप उनसे नहीं मिल सकते। इस प्रकार से बहुत से प्रावधान इस कानून में है, इसलिए मैं कहता हूं आप उसको जेल बनाना चाहते हैं। देखो इस देश में जो टेररिस्ट वोकफ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया। बिहार से आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि लालू यादव के एक वीडियो को कट करके चलाया गया उनके भाषण है जो संसद के आर्काइव में मौजूद है, उन्हें भी चलाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ, वे आरियों के साथ। बहुमत आज़ादी की गारंटी नहीं होता है, जहां चाहे खुदाई करके चीज़ों को तलाशा जा रहा है। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, इस आदत को मत बदलिए। आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं संविधान की इस किताब में कि 14 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, उसकी इबारत पढ़ने से पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को देखना चाहिए कि उस आर्टिकल के बनने में किस तरह के विचार आए थे। संभवतः माननीय मंत्री जी अगर आर्टिकल 26 ABC की पूरी प्रस्तावना को, उस डिबेट को पढ़ते तो शायद उनका काम एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से भी चल जाता, बशर्ते इसके कि इस तरह की चीजें लाएं। आज के आपके समक्ष जब बोल रहा हूं, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन वो गौर से देख रहे होंगे। कल उनके एक वीडियो को कट करके खूब चलाया गया। सर पूरा संवाद तो देखिए, और अगर उन्हीं को चलाना है तो उनकी तो न्याय, सामाजिक सौहार्द के बारे में इसी पार्लियामेंट में बहुत सारी स्पीचेज हैं, उसको सुना जाए। बहरहाल सर, मैं क्यों कह रहा था आर्टिकल के बनने की बात, होता यूं है सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत चर्चा हुई, आर्टिकल 44, लेकिन कहा कि देश का माहौल तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद ट्रस्ट डेफिसिट था समुदायों के बीच में, तो उसको सेल्व किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख दिया गया। जैसे संपत्ति के बंटवारे की बात, आय के असमान वितरण की बात भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आई, 38(2) एंड 39 क्लॉज C। मैं जानता हूं आज दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। मैं आपके माध्यम से माननीय वाइस चेयरमैन साहब, कोई बात तलखी में नहीं बोलूंगा। किसी को आरी लेकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सर, आप जिंदाबाद रहें। सर एक चीज, देश का माहौल, और ये मैं गंभीरता, गर्दन लेकर आ सकते हैं जी, आरी लेकर नहीं आ सकते। सर देश का माहौल कैसा है इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। ये महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की नहीं है, अभी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। सर माननीय सभापति महोदय, खान पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा, इबादत, इतने तकरार, उसमें क्या होता है ना, एक समुदाय को लग रहा है। सर मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता था। मेरी भतीजी ने मुझसे, मुंबई अभी गया था, पूछा काका मार्जिन क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि बचपने से हम लोगों को कॉपी में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया जाता है, हाशिया। सर हमें आदत बन गई है हाशिए पे लोगों को छोड़ने की, हम लगातार समुदायों को हाशिए पे छोड़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहूंगा, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है
कि दुकानदार हरिंदर था या सोहाबुद्दीन था, कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है, हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरिंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता, उन्हें अलग अलग। प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब हिम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए, ये आदतें मत बदलवाइए। सर एक लखनऊ के मशहूर शायर थे, आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, फिर नेहरू से दोस्ती थी, वापस आए तो लोगों ने पूछा क्यों आ गए, बोला यार बहुत मुसलमान थे यहाँ, लखनऊ का हूं, मिला जुला देखने की आदत थी। ये मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सर कि ये चीजें महत्वपूर्ण है। आज सुबह से कई बार लाइटर वैन में कहा गया सौगात और तोहफा। माननीय उपसभापति महोदय, लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं, लोकतंत्र में एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है, और एक एक पाई पे एक एक नागरिक का हक है, और उस नागरिक का भी है जो हाशिए पे है, और उस नागरिक का भी है जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है। ये हमें समझना होगा। माननीय उपसभापति महोदय, कल मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहा था, माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जो वक्फ है उसका ओरिजिन बता रहे थे। मैं